बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 के आज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हाई एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर इज 0 बट एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट 0। कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन अगर हम उन वेलोसिटीज का पहले स्क्वायर करें और उसके बाद एवरेज निकालें तो आंसर 0 नहीं होता। इसकी रीजन क्या है वो हमने डिस्क्राइब करनी है। स्टूडेंट, देखिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एक गैस को एनक्लोज किया हुआ है और किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमें यह बात पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। किसी गिवन टाइम में अगर एक गैस का मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एट द सेम टाइम एक गैस का मॉलिक्यूल उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल किसी इंस्टेंट पे राइट साइड पे मूव कर रहा है तो एट द सेम इंस्टेंट कोई गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर में ऐसा भी होगा जो कि लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा होगा। अब स्टूडेंट, हमें यह बात भी पता है कि अपवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट या वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड वेलोसिटीज जो है उनको नेगेटिव लिया जाता है। अब अगर हम सिंपली इन वैल्यूज को ऐड करते हैं एवरेज निकालने के लिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और आंसर जो है एवरेज वेलोसिटी का 0 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एवरेज वेलोसिटीज एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू अपवर्ड वेलोसिटी कंसीडर कर लें, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसमें आपने ऐड करनी है उसके ऑपोजिट वेलोसिटी विच इज डाउनवर्ड। अब यहां पे दो वैल्यूज आ रही हैं तो एवरेज निकालने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस वी माइनस वी डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर आप वेलोसिटीज का सिंपली एवरेज निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, इमेजिन करें दोबारा से उसी कंटेनर को जिसमें हमने कहा था कि अपवर्ड और राइटवर्ड वेलोसिटीज को पॉजिटिव जबकि डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड वेलोसिटीज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब हमने स्क्वायर के एवरेज की बात करनी है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। जबकि नेगेटिव वेलोसिटीज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर करने की वजह से उसका आंसर भी पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव थी वो तो पॉजिटिव वेलोसिटीज ही रहेंगी, लेकिन जो नेगेटिव वेलोसिटीज होती हैं वो भी पॉजिटिव बन जाती हैं। तो इस सिचुएशन में जब आप इस स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो आंसर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस नेगेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहां पे भी दो क्वांटिटीज हैं तो एवरेज निकालने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज आ जाएगी वी स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय 2 एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से हम हमेशा गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर लेके उसका हम एवरेज निकालते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाई डज द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेस व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस। जब भी कार कुछ डिस्टेंस मूव करती है तो आपने यह बताना है कि उसके टायर में प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज किस तरह से कर जाता है।
स्टूडेंट इसके लिए हमें एक बात पता है कि जब भी कोई दो सरफेसेस इन कांटेक्ट आती हैं तो उनकी सरफेसेस के दरमियान में एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। यहां पे हमारे पास एक सरफेस कार का टायर है जबकि दूसरी सरफेस रोड है और इन दोनों मटेरियल्स के दरमियान में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। हम टायर में इनिशियल प्रेशर की वैल्यू मेजर करते हैं। सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है, ठीक है। अब हम इस कार को कुछ डिस्टेंस मूव करवाते हैं। मूव करवाने के बाद जब आप इसमें प्रेशर की वैल्यू मेजर करते हैं तो सपोज इसकी वैल्यू 55 आ रही है, ठीक है। अब ये प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज किस तरह से की है, इस प्रोसेस को समझने के लिए जरा गौर कीजिए। हमने भी बात की है कि दोनों सरफेसेस के दरमियान, टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। जब टायर मूव करना शुरू करता है तो यह फ्रिक्शनल फोर्स टायर की मोशन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और फोर्स भी लग रही है तो इस सिचुएशन में यह फ्रिक्शनल फोर्स एक नेगेटिव वर्क डन करती है। अब चूंकि गैस के पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो टायर से बाहर नहीं निकल सकती, तो इस सिचुएशन में यह नेगेटिव वर्क सिस्टम में हीट की तरह हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यह हीट गैस के मॉलिक्यूल्स जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी रैंडमनेस इंक्रीज करती है, जिसको हम कहते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमें यह बात पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसकी वजह से चूंकि रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाती है, प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। तो आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। इसकी रीजन क्या होगी? कहता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड does work which appears as heat. Molecules of gas in car tire absorbs heat and increase their randomness. Which results an increase in kinetic energy of gas molecules. Hence, pressure of gas increases. और मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं P is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecule. जी स्टूडेंट, अब आए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम द स्टेट P1 V1 टू द स्टेट P2 V2 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। व्हाट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? आपने इंटरनल एनर्जी के चेंज को डिस्क्राइब करना है। अब स्टूडेंट्स पहले ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है। प्रेशर की दो वैल्यूज उसने डिस्क्राइब की हुई हैं, हाई प्रेशर के ऊपर लो वॉल्यूम, लो प्रेशर के ऊपर हाई वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से P2 और V2 आपस में रिलेट करें, जबकि P1 और V1 रिलेट करें। प्रेशर की वैल्यूज और वॉल्यूम की वैल्यूज यहां उसने डिस्क्राइब की हुई हैं।
और साथ में उसने ये कंडीशन मेंशन की हुई है कि ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहती है, विच इज बेसिकली द इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात की है, तो जब आप कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। लिखते हैं अब। कहता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। रीजन क्या है इसकी? सिंस प्रोसेस इज carried at constant temperature, so the average translational kinetic energy of gas molecules remains constant। अब चूंकि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, हेंस इंटरनल एनर्जी remains constant and change in internal energy is 0। और मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहता है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज गिवन इन द फिगर। अ गैस इज टेकन अलोंग पाथ्स ए बी सी डी ए, सेकेंड पाथ है ए बी सी ए, थर्ड पाथ है ए टू ए। व्हाट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? इन तीनों प्रोसेसेस में भी आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिस्क्राइब करना है। अब स्टूडेंट, फर्स्ट पाथ की अगर हम बात करें तो उसने ये बताया है कि ए बी सी डी ए हम मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये बन जाएगी मेरी इनिशियल स्टेट। मूव करते हुए पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, देन पॉइंट डी एंड देन बैक टू ए, यही पोजीशन बन जाएगी मेरी फाइनल स्टेट। इसका मतलब यह है कि मैं क्लोज लूप में मूव कर रहा हूं, या हम कह सकते हैं कि दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सेकंड डायग्राम में देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन या इनिशियल स्टेट आ जाएगी हमारी पॉइंट ए। आपने ए से मूव करना है बी तक, सी तक एंड देन बैक टू ए, तो फाइनल पोजीशन भी मेरी सेम बन जाएगी। दिस इज ऑल्सो द क्लोज पाथ और क्लोज लूप, और इसमें ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और दोबारा मूव करते हुए ए पे आ जाएंगे, तो ये भी एक अदद साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट तीनों केसेस में हमें यह बात पता चली है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, विच मीन्स दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करके हैं कि उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहता है? 0 रहता है। तो सेम सिचुएशन इन तीन प्रोसेसेस में भी हमें नजर आ रही है। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल दीज सिस्टम इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर लिखते हैं। कहता है कि सिंस ऑल प्रोसेसेस और cyclic, so
change in internal energy will be जीरो। रीजन में हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? रीजन में हम ये लिख सकते हैं, ड्यू टू साइक्लिक प्रोसेसेस द इनिशियल एंड final state is same, which means that temperature in all processes remains constant. Hence, internal energy remains constant and its change become जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाई? स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। हमें यह बात पता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। और अगर आप इसको गैस के लिए डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो सब्सटेंस की जगह पे हम गैस वर्ड यूज कर लेंगे। स्टूडेंट, इमेजिन करें कि हमारे पास दो आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं ए एंड बी, जिसमें हमने सेम अमाउंट ऑफ सेम गैस रखी हुई है। सिस्टम ए को हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट करेंगे, जबकि सिस्टम बी को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करेंगे। अब स्टूडेंट, हम पहले कंसीडर करते हैं सिस्टम बी को, जिसका पिस्टन फिक्स है और इसके ऊपर हमने एक थर्मामीटर अटैच किया हुआ है, जो कि इनिशियली इसके टेम्परेचर को 298 केल्विन पे डिस्क्राइब कर रहा है। हमने क्या करना है, इस सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी हीट प्रोवाइड करनी है कि इसका टेम्परेचर 298 केल्विन से 299 केल्विन तक चला जाए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में स्टूडेंट हमें यह बात भी पता है कि वर्क की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। इसका मतलब यह हो गया कि जितनी हीट आप इसको प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में यूज हो जाएगी। तो अब हम इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सिस्टम में हीट आती जा रही है, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होती है, विच इज द इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। फर्ज कर लिया कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट यहां पे दी गई है दैट इज 10 जूल। अब चलते हैं हम सिस्टम ए की तरफ, जिसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट करना है। अब इस सिस्टम के साथ एक थर्मामीटर लगा है जो कि हमें टेम्परेचर को डिस्क्राइब करेगा, साथ में एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया हुआ है। अब इनिशियली टेम्परेचर की वैल्यू तो 298 केल्विन है। अब स्टूडेंट, हमने यहां पे भी इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी है ताकि टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन से 299 केल्विन तक चली जाए, और साथ में हमने यह भी रखना है कि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अब स्टूडेंट, इसका पिस्टन चूंकि मूवेबल है, तो जितनी हीट आप इसको प्रोवाइड करेंगे वो हमें दो तरीके से नजर आएगी। नंबर 1, वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जब इंक्रीज करती है तो साथ में प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसको हमने इस प्रोसेस में कांस्टेंट रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा। अब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं।
और सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करना है और साथ में पिस्टन भी अपवर्ड मूव करता रहेगा इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। तो यहां पे देखें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की गई है वो 10 जूल से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सारी हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर में हीट का कुछ पोर्शन सिस्टम का सराउंडिंग में वर्क उसमें यूज हो जाती है, जिसकी वजह से 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट added to system results as increase in internal energy and work done by system on surrounding, whereas in constant volume process all heat results in increase in internal energy of the system जिसको हम कह सकते हैं टू राइज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, हेंस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यह बात हमें इस रिलेशन से भी पता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और Cp की वैल्यू तब आती है जब आप Cv की वैल्यू में आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ऐड करते हैं। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। यह है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है Give an example of process in which no heat is transferred to or from the system, but temperature of the system changes। आपने ऐसी एग्जांपल्स देनी है जिसमें सिस्टम से ना तो हीट बाहर जा रही हो और ना ही सिस्टम में हीट एंटर हो रही हो, लेकिन फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम में ना तो हीट एंटर होती है और ना ही लीव होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो यहां पे हम एडियाबैटिक प्रोसेस को ही यूज करेंगे। इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस in which no heat enter or leave the system, but temperature of system
changes by first law of thermodynamics. हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सिस्टम में चूंकि ना तो हीट एंटर हो सकती है ना ही लीव हो सकती है, इस वजह से चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, जीरो. और इसके मुताबिक फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी. यहां से हमारे पास दो फॉर्म्स बनती हैं, आइदर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. अब स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन किस चीज को एक्सप्लेन करती हैं, ये हम आर्टिकल में भी बात करके आए थे, यहां पे भी हम इसको मेंशन कर देते हैं. डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है. वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब यह है कि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है. तो जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो उसकी वजह से कंप्रेशन का प्रोसेस होता है. तो यह हम लिख सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन. और यहां पे इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब यह है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. वर्क पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि सराउंडिंग पे वर्क किया जा रहा है बाय द सिस्टम. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. स्टूडेंट्स ये वो दो प्रोसेसेस हैं जिसमें सिस्टम से ना तो हीट एंटर होती है और ना ही लीव होती है, लेकिन फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है. अब जिसमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. यहां इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. जबकि सिस्टम में ना तो कोई हीट एंटर हो सकती है और ना ही लीव हो सकती है. अब स्टूडेंट्स हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं. एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल है बर्स्ट टायर. सेकंड एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर. तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या जिसको हम साउंड वेव्स भी कहते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस. या सिंपल हम इसे इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑल रैपिड प्रोसेसेस आर द एडियाबैटिक प्रोसेसेस. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. क्या इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. आपने इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है. स्टूडेंट इसमें सबसे पहली बात यह कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दिस इज द वर्क. अब क्वेश्चन हमारा यह बन गया कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू वर्क. आपने वो प्रोसेस बताना है जिसमें इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो जिस तरह से हम अभी बात करके आए हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट जीरो होता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी को वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी या वर्क को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दिस इज द सेम क्वेश्चन जिसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस को ही डिस्क्राइब करेंगे. तो यहां पे लिखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस is the one in which
internal energy can be converted into मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वो किस तरह से? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें चेंज इन हीट को हम जीरो कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेस इज एडियाबैटिक। सो वी हैव डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एंड माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यही वो दो इक्वेशंस हैं जो कि अभी हम एक्सप्लेन करके आए हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक compression and this is the equation for adiabatic expansion। जी स्टूडेंट, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा।